हेलो एवरीवन, ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अपनी प्रीवियस डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए, जिसमें हम बात कर रहे थे पार्लियामेंट का लेजिस्लेटिव प्रोसीजर क्या होता है, जिसमें बेसिकली हम लोग बिल्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अब ये जानते हैं कि बिल्स को पास करने का पूरा स्टेप और प्रक्रिया क्या होती है, और शुरुआत करते हैं फर्स्ट काइंड ऑफ बिल से, जो कि हैं ऑर्डिनरी बिल्स। देखो, हर एक जो ऑर्डिनरी बिल है ना, उसको पास होना पड़ता है 5 स्टेजेस से पार्लियामेंट के अंदर, बिफोर इट फाइंड्स अ प्लेस ऑन द स्टैट्यूट बुक। क्या मतलब इस बात का, स्टैट्यूट बुक का? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म स्टैट्यूट बुक? लॉ बुक। जब ये एक्ट बन जाएगा या कानून बन जाएगा, जिस जगह पर इन एक्ट्स और कानूनों की कंपाइलेशन होती है ना, उसको स्टैट्यूट बुक कहते हैं। जैसे हमारी शरिया कौरा नोट्स बनाती है, उस पर स्टिकी नोट्स लगते हैं, है ना, वो है ना कंपाइलेशन। तो बस ऐसी ही संविधान की स्टैट्यूट बुक होती है। हर एक ऑर्डिनरी बिल को जैद 5 स्टेजेस से पास होना पड़ता है पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है, देखते हैं उसको। सबसे पहली स्टेज का नाम होता है फर्स्ट रीडिंग। ऑर्डिनरी बिल के कंटेक्स्ट में आपको सबसे पहली बात ये जाननी है कि एक ऑर्डिनरी बिल, अगर उसके नाम में ये चीज़ लिखी हुई है श्रेया ऑर्डिनरी बिल, ठीक है, वो पार्लियामेंट के किसी भी हाउस के अंदर इंट्रोड्यूस करा जा सकता है। यानी कि ऑर्डिनरी बिल क्या सबसे पहले राज्यसभा के अंदर भी आ सकता है और लोकसभा के अंदर भी आ सकता है? क्या ऑर्डिनरी बिल को एक मंत्री भी इंट्रोड्यूस कर सकता है और एक प्राइवेट मेंबर भी? बिल्कुल, ठीक है। इट कैन बी इंट्रोड्यूस ईदर बाय अ मिनिस्टर और बाय एनी अदर मेंबर। अब एनी अदर मेंबर कौन? जो मिनिस्टर नहीं है, वो प्राइवेट मेंबर हुआ, है ना। कोई भी एक जो मेंबर है जो कि बिल को इंट्रोड्यूस करना चाहता है, ठीक है, द मेंबर हु वांट्स टू इंट्रोड्यूस द बिल हैज टू आस्क फॉर द लीव ऑफ द हाउस। किस चीज के, कौन सी लीव है ये? कौन सी लीव है ये? बर्खास्त नहीं, अरे नॉर्मल छुट्टी है यार। वो ये कहता है कि मैं बिल को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, ठीक है, यू शुड ग्रांट मी सम लीव। हाउस जो है वो लीव ग्रांट कर देता है। अब यदि हाउस जो है लीव ग्रांट कर देता है, इसका मतलब क्या है? कौन देगा इसको छुट्टी? अगर लोकसभा है तो हाँ, स्पीकर, और राज्यसभा है तो चेयरमैन। और स्पीकर अगर नहीं है लोकसभा में तो कौन देगा छुट्टी? और राज्यसभा में अगर चेयरमैन नहीं है तो कौन देगा छुट्टी? डेप्यूटी चेयरमैन, ठीक है। और डेप्यूटी चेयरमैन में भी नहीं है तो कौन देगा छुट्टी? और राज्यसभा और लोकसभा के अंदर कौन देगा अगर दोनों ही नहीं है, स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर, और वो भी नहीं है पैनल ऑफ चेयरपर्सन वाइस चेयरपर्सन, तो फिर इसको श्रेया मिडिल फिंगर सैल्यूट दिखा के बोला जाएगा, भाग यहाँ से। ठीक है, तो व्हेन द हाउस ग्रांट्स लीव टू इंट्रोड्यूस अ बिल। वैसे हालांकि ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि पैनल में भी 10 लोग होते हैं ना, याद है। तो व्हेन द हाउस ग्रांट्स, यार ये डिपेंड करता है कि बिल ना कितना वजनदार है, समझ रहे हो? बिल कितना वजनदार है, वजनदार इन द सेंस कि उसके अंदर कितनी सारी चीज़ें लिख रखी हैं, जितनी टाइम की भी ये मांगना चाहे। अब ऐसा नहीं हो सकता कि ये बोले जैद मुझे इस पूरे के पूरे सेशन के अंदर छुट्टी दे दो, मैं नेक्स्ट सेशन के अंदर एक बिल लेकर आना चाह रहा हूँ, ठीक है। वहाँ पर थोड़ा सा काम ना श्रेया, मतलब हंसी मजाक को छोड़ते हुए ना, थोड़ा सा मान मर्यादा के तौर पर वैसा एक संवैधानिक प्रक्रिया के तौर पर चलाया जाता है ना। इसलिए तो मुझे एमपी नहीं बना रहे हैं। ठीक है। तो when the house grants leave to introduce the bill, the mover of the bill, mover of the bill मतलब कौन? किसको हम लोग कहेंगे ऑर्डिनरी बिल के कंटेक्स्ट में मूवर ऑफ द बिल? या तो मिनिस्टर या तो प्राइवेट मेंबर, राइट। when the mover of the bill introduces it by reading its title and its objective, तो जब छुट्टी मिल जाती है उसके बाद जो बिल को मूव करता है, ठीक है,
वो बिल को इंट्रोड्यूस कैसे करता है? उसके टाइटल को रीड करके और उसके ऑब्जेक्टिव्स को रीड करके। किसके सामने? किसके सामने? प्रिसाइडिंग, पूरा प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं, पूरे के पूरे हाउस के सामने। अच्छा, क्या ये दोनों हाउस में जाके इंट्रोड्यूस करेगा क्या? हाँ, जिस हाउस में ये खुद मेंबर है और जिस हाउस में इसने इंट्रोड्यूस करा है बिल को, ऑब्वियस ही बात है जहां का मेंबर होगा वही तो करेगा, राइट? आप राज्यसभा के एमपी हो तो लोकसभा में जाके इंट्रोड्यूस कराओगे बिल? आपको तो ऑर्डिनरी बिल को इंट्रोड्यूस करने से मतलब है ना, तो वो प्रक्रिया तो आपके घर में इंट्रोड्यूस होगी ना। कल को अगर पास हो गया जाए तो दूसरा हाउस में तो ऑटोमेटिकली वो लोग संभाल लेंगे, आपको क्या झंझट पालनी है? भला सुबह सुबह मान लो कि जैद आपके घर में चाय बन रही है, तो अब बगल वाली पड़ोसन जो लड़की है उसको भी वो घर पे बोलकर आओगे, मम्मी मैं ज़रा उसको भी चाय पिलाकर आता हूँ, उसके घर में बनाए ज़रा चाय, बेचारी को आता नहीं है। है ना? ऐसा तो नहीं करोगे ना? चलो देख रहे हो ख्याल मेरे। नो डिस्कशन ऑन द बिल टेक्स प्लेस एट दिस स्टेज। अभी कोई डिस्कशन नहीं हो रही है। अभी क्या हो रहा है यहाँ पर? डिस्कशन की जगह क्या हो रहा है? इंट्रो। किसका इंट्रो? बंदे का खुद का? बिल का, ठीक है। लेटर द बिल इज पब्लिश्ड इन द गैजेट ऑफ इंडिया। अच्छा, ये वाली चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पता है क्या है? देखो, डिस्कशन तो हुई नहीं है, और गैजेट ऑफ इंडिया तो एक ऐसी चीज है कि जब तक हिंदुस्तान कायम रहेगा जैद, तब तक ये वाली गैजेट ऑफ इंडिया की बुक जो है एज अ रिकॉर्ड कायम रहेगी। बिल का सिर्फ एक इंट्रोड्यूस होना श्रेया, जैसे कि अगर आप गूगल पे सर्च मारा आपने कि प्राइवेट मेंबर के आज तक कौन कौन से बिल इंट्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है, अब वो पास हो चाहे ना हो, इसका रिकॉर्ड गूगल ने आपको कैसे दे दिया है? क्योंकि वो गैजेट ऑफ इंडिया के अंदर पड़े हुए हैं। सिर्फ जैद श्रेया बिल का इंट्रोड्यूस होना, चाहे उस पर कोई भी चर्चा ना हो कभी भी फ्यूचर में, वो हमेशा के लिए डोरमेंट स्टेज के अंदर पड़ा हो, 50 साल के लिए क्या, 500 साल के लिए क्या, लेकिन फिर भी अगर कभी भी पार्लियामेंट के किसी भी हाउस के अंदर कोई भी बिल अगर जस्ट इंट्रोड्यूस हुआ था ना, और उसको मिनिस्टर या फिर एक प्राइवेट मेंबर ने उसका इंट्रोडक्शन दिया था, उसका टाइटल ऑब्जेक्टिव को रीड करके, बस सिर्फ इस प्रक्रिया से गैजेट ऑफ इंडिया के अंदर उस बिल को डाल दिया जाता है। ये वाली बात मैं श्रेया क्यों बता रहा हूँ? कल को क्वेश्चन आ सकता है किसी भी एग्जाम के अंदर कि गैजेट ऑफ इंडिया के अंदर किसी भी बिल को डालने की प्रक्रिया क्या होती है, क्या नेसेसरीली है कि उसके ऊपर डिस्कशन हो, या फिर क्या ये चीज़ नेसेसरी है कि उसको इंट्रोडक्शन दे कोई भी मिनिस्टर या प्राइवेट मेंबर, या फिर बोथ तो नहीं है, डिस्कशन तो हुई नहीं है, सिर्फ इंट्रोडक्शन अगर दे दिया है किसी भी मिनिस्टर ने या प्राइवेट मेंबर ने, कुल मिलाकर एक एमपी ने किसी भी हाउस में जहां पर वो इंट्रोड्यूस हुआ उस हाउस के अंदर उसके टाइटल को समझा दिया, उसके ऑब्जेक्टिव को समझा दिया, हाउस को बता दिया कि मेरा ये बिल लाने का पर्पज़ क्या है, बस वो चीज़ कहाँ जाकर पब्लिश हो जाएगी? भारत सरकार के कौन से दस्तावेज के अंदर, जिसको क्या बोला जाता है? गैजेट ऑफ इंडिया। समझ में आई वाली चीज़? ये क्वेश्चन पेंडिंग है श्रेया, आज तक आया नहीं किसी एग्जाम के अंदर, आ सकता है लेकिन ये। उसके बाद इफ अ बिल इज पब्लिश्ड इन द गैजेट बिफोर इट्स इंट्रोडक्शन। यार ये भी एक खतरनाक बात है। हम तो ये पढ़ रहे हैं ना जैद कि जैसे ही इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा मिनिस्टर या प्राइवेट एमपी के द्वारा, उसके टाइटल उसके ऑब्जेक्टिव को उसके बाद डाला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो यही लिखा था लेटर द बिल इज पब्लिश इन द गैजेट ऑफ इंडिया। लेकिन श्रेया ये तो एक खतरनाक बात ये दे रहा है कि बिल जो है उसका इंट्रोडक्शन तो हुआ ही नहीं है, उससे पहले ही पब्लिश कर दिया गया उसे, है ना? Then the leave of the house to introduce the bill is not necessary. समझ रहे हो? जो छुट्टी मिल रही थी ना, वो अब जरूरी नहीं है कि मिले, ऑलरेडी गैजेट में पब्लिश हो चुका है। सही बात है। तो द इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल एंड इट्स पब्लिकेशन इन द गैजेट, इसी को बोला जाता है फर्स्ट रीडिंग। अगर कोई आपसे पूछे ना कि ऑर्डिनरी बिल के कंटेक्स्ट में, हालांकि अभी हम और भी तरह के बिल देखेंगे, आप ऑर्डिनरी बिल को गोली मारो, नॉर्मल बिल के केस में कोई सा भी बिल हो, फर्स्ट रीडिंग किसको कहा जाता है? बिल को इंट्रोड्यूस करना,
इंट्रोडक्शन में दो बातें नेसेसरी हैं। ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना, इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल, यहाँ पर आ जाओ घुमाकर, एक उसके टाइटल को समझाना, दूसरा उसके ऑब्जेक्टिव को समझाना, ठीक है। और दूसरी चीज़ होती है, एक तो बिल का इंट्रोडक्शन यहाँ पर, एंड दूसरा उसका पब्लिकेशन इन द गैजेट। इसको बोला जाता है दीज टू थिंग्स इन टोटलिटी आर नोन एज फर्स्ट रीडिंग ऑफ द बिल। समझ में आया? यहां पर एक चीज देखते हैं, अंडर रूल 64 जो 64वां रूल है लोकसभा का, इसके अंतर्गत एक बात बोली जाती है, जो स्पीकर है ना, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है लोकसभा का स्पीकर, ही और शी में ऑन रिक्वेस्ट बीइंग मेड टू हिम, अगर उसको रिक्वेस्ट करी जाए, वो ऑर्डर कर सकता है दैट पब्लिकेशन ऑफ एनी बिल इन द गैजेट ऑल्दो नो मोशन हैज बीन मेड फॉर लीव टू इंट्रोड्यूस द बिल। ठीक है, भले ही अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि डिस्कशन वगैरह के बाद होने, डिस्कशन कह रहा हूँ सॉरी, इंट्रोडक्शन होने के बाद ही उसको गैजेट में डाला जाए, लेकिन आप स्पीकर से पहले रिक्वेस्ट कर सकते हो कि गैजेट के अंदर डाल दो। अगर कुछ ऐसा केस होता है तो रूल 64 के अंतर्गत इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू मूव फॉर लीव टू इंट्रोड्यूस द बिल, एंड अगर बिल जो है इट इज इंट्रोड्यूस आफ्टरवर्ड्स इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू पब्लिश इट अगेन। नॉर्मल सी बात लिखी हुई है, एक बार पब्लिश हो गया तो दूसरी बार पब्लिश नहीं होगा। अगर पहले इंट्रोडक्शन से पहले ही गैजेट के अंदर लिखा जा चुका है तो वो लीव नहीं मिलेगी। मतलब जो हम यहाँ पर बात कर रहे थे ना, ये वाली बात, तो बस वो हमें राइटर इतना ही समझा रहा है कि ये चीज़ रूल 64 ऑफ द लोकसभा के अंदर दे रखी है। अगेन इतना माइन्यूट जाके कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है कि कौन से रूल क्या करके। भाई हम कोई यहाँ पर संविधान लिखने नहीं बैठे हुए हैं, हमें थोड़ा थोड़ा हर एक सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। ये भी नहीं कि आप रूल में चले गए, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स तो याद हो नहीं पाते हैं किसी को, आप रूल कैसे याद करोगे लोकसभा राज्यसभा के। आप प्रधानमंत्री बन जाओ तब भी रूल्स याद करने की जरूरत नहीं है आपको। फिर बात करते हैं सेकंड रीडिंग की। फर्स्ट रीडिंग किस किस चीज़ों से मिलकर बनी थी? बिल का इंट्रोडक्शन और उसके बाद उसका पब्लिश होना कहाँ पर? गैजेट ऑफ इंडिया। सेकंड रीडिंग के अंदर ड्यूरिंग दिस स्टेज द बिल रिसीव्स नॉट ओनली द जर्नल बट ऑल्सो डिटेल्ड स्क्रूटिनी। स्क्रूटिनी का मतलब क्या होता है? अच्छी तरीके से इसको एग्जामिन करा जाएगा, एनालिसिस करी जाएगी इसकी, इसको एग्जामिन करा जाएगा, इन डेप्थ में जाकर इसकी एनालिसिस होगी, जर्नल तरीके से भी और डिटेल तरीके से भी, और यहाँ से बिल को उसकी एक फाइनल शेप मिलती है। तो ये क्या है? बेसिकली बिल की इनैक्टमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज मानी जाती है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि बिल की जो ऑर्डिनरी बिल होती है, कोई भी बिल होता है, उनको इनैक्ट करते वक्त सारी स्टेजेस में से सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज कौन सी है? ठीक है, अब इस स्टेज के अंदर 3 सब स्टेजेस भी होती हैं। एक होती है स्टेज ऑफ जर्नल डिस्कशन। अच्छा, एक बात मैं बताना भूल गया, ये जो सेकेंड रीडिंग है ना, इसको सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज क्यों बोला जा रहा है? बिकॉज दिस इज द स्टेज ऑफ डिस्कशन। फर्स्ट रीडिंग पे आओ जरा एक बारी, यहां पर डिस्कशन हो रही थी क्या? नहीं ना। डिस्कशन की जगह क्या हो रहा था यहां पर? इंट्रोडक्शन। देख रहे हो ये वाली चीज? देखना, नो डिस्कशन, ओनली इंट्रोडक्शन। सेकेंड रीडिंग में डिस्कशन। भाई डिस्कशन हो रही है तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज बन गई कि नहीं बन गई ऑटोमेटिकली? ये जो स्टेज है इसके अंदर 3 सब स्टेजेस होती हैं। स्टेज ऑफ जनरल डिस्कशन, कमेटी स्टेज, कंसिडरेशन स्टेज। आराम से समझते हैं एक एक को। नंबर 1 स्टेज ऑफ जनरल डिस्कशन। बिल की जो प्रिंटेड कॉपीज होती हैं सभी मेंबर्स को दी जाती हैं। भाई सब जानना चाहते हैं ना, तो उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये जो बंदा है मिनिस्टर हो चाहे वो प्राइवेट एमपी हो, क्यों लेकर आया है उस बिल को, तो सबको एक कॉपी बांटी जाती है।
जो बिल के अंदर जो प्रिंसिपल्स लिखे रहते हैं, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स लिखे रहते हैं, और उसकी जो प्रोविजंस होती है, इस स्टेज के अंदर जर्नल तरीके से, देख रहे हो ना डिस्कशन कैसी है, जर्नल, उसको जर्नल तरीके से डिस्कस करा जाता है। यहाँ पर जो बिल की जो डिटेलिंग होती है उसको डिस्कस नहीं करा जाता। अभी ऊपर ऊपर से डिस्कशन चल रही है, बिल के ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको लाने से क्या होगा, क्या हो जाएगा, एक एक पॉइंट के ऊपर कि अगर इस पॉइंट को लागू करा गया फिर इससे रिपरकशन क्या निकलेंगे, इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या हैं, उसके नेगेटिव एस्पेक्ट क्या हैं, वो बात की बात होती है जर्नल डिस्कशन। जब नाम में ही, जब लिखा ही हुआ टाइटल में ही जब नाम है जर्नल, तो जर्नल तरीके से बातें होंगी, इन डेप्थ तरीके से बातें नहीं होंगी यहाँ पर, ठीक है। हालांकि ये वाली जो स्टेज है ना सेकेंड रीडिंग, यहाँ पर ओवरऑल एक स्टेज ऐसी आएगी अभी जहाँ पर इन डेप्थ एनालिसिस हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अभी ये जो इस स्टेज के अंदर, इस सेकेंड रीडिंग के अंदर जो पहली स्टेज है जर्नल डिस्कशन वाली, यहाँ पर जनरल तरीके से ही सब कुछ डिस्कस होगा शरिया, ठीक है। एट दिस स्टेज हाउस कैन टेक एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 4 एक्शंस। नंबर 1, पूरा का पूरा हाउस क्या कर सकता है? अच्छा बताओ, आप एग्जांपल के लिए कौन से हाउस में इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हो इस बिल को? बताओ जैद। लोकसभा। बहुत भूख है तुम्हें शरिया है प्रधानमंत्री बनने की। लोकसभा। इट मे टेक द बिल इनटू कंसिडरेशन इमीडिएटली और ऑन सम अदर फिक्स डेट। क्या ठीक है, हम इस बिल को कंसिडर करते हैं आज ही या फिर एक निर्धारित किसी एक डेट पर। देखो, अगर इमीडिएटली कर लिया है तो फिर ये आगे मूव करेगा अगले दिन से ही। अगर किसी फिक्स डेट पर, तो ये बोला जाता है कि उस डेट पर हम लोग इसके बारे में जनरल डिस्कशन करेंगे और उसके बाद हम इस पर कोई भी एक्शन लेंगे। अब एक कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने अक्षय कुमार और परेश रावल की मूवी देखी है ओ माय गॉड? जब जो वकील होता है जो इंश्योरेंस देने से, और जो मंदिर के पुजारी होते हैं जब उसको मना कर देते हैं, जब उसकी दुकान गिर जाती है, जो उसकी पहली हियरिंग होती है कोर्ट के अंदर, तो वो जज को कहता है ना कि 1 करोड़ रुपए एक नॉर्मल इंसान के लिए, मिडिल मैन के लिए बहुत बड़ी रकम होती है ना। तो जज अपना डिसीजन क्या सुनाता है कि सच में 1 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम होती है एक मिडिल क्लास के इंसान के लिए, और जो कोर्ट है इनके केस को एक्सेप्ट करता है। यानी कि कोर्ट ने क्या करा, उस केस के अंदर कंसिडरेशन में लिया उस बात को, समझ गए? अब जब कंसिडरेशन लिए तो फर्दर हियरिंग्स होंगी कि नहीं होंगी उसके बारे में? फिर ये होता है कंसिडरेशन का मतलब, कि ये हाउस की निगरानी में आ गया। अब ये मान लिया गया है सारे मेंबर्स और प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा कि हाँ इस पे और चर्चा होना बनती है। जर्नल तरीके से तो चर्चा हो ही रही थी सर, वो तो एक्सेप्ट हो गई है। अब ये और चर्चा कौन सी होगी? अब वो वाली चर्चा होगी श्रेया, डिटेल वाली, एक एक पॉइंट को खोद खोद के एनालिसिस करी जाएगी। देखो, ज़रूरी नहीं होता जैद कि एक बंदा, चाहे वो मिनिस्टर हो, चाहे वो प्राइवेट एमपी हो, प्राइवेट मेंबर हो, उसने बिल के अंदर मान लो कि इतनी सारी बातें लिख रखी तो सारी की सारी लागू हो ही जाएंगी। हो सकता है कुछ कुछ बातें जिसमें दूसरे मेंबर्स को आपत्ति हो वो रिमूव कर दी जाए, एंड अल्टीमेटली बिल जिस फॉर्मेट के अंदर वो एमपी सोच रहा था या मिनिस्टर सोच रहा था इंट्रोड्यूस करना, वो मोल्ड करके किसी और फॉर्मेट के अंदर आए। क्योंकि अगर आपत्ति अगर होगी बहुत सारे मेंबर्स को, तो वो उस हाउस में पास नहीं हो सकेगा। चलो इस हाउस में आपने पास करवा दिया तो वो दूसरे हाउस में पास नहीं हो सकेगा। राष्ट्रपति जी अगर अपने कुर्सी का जो है मान रखते हुए अगर सच में साइन करने से पहले बिल को एक पैनी निगाह से देखें, तो हो सकता है कि एक बार को वो इस बिल को वापस कर दे उस हाउस को कि एक बार दोबारा इसको रिकंसिडर कर लो। समझ रहे हो? तो बिल का हमेशा जब भी कोई एक एमपी, चाहे वो मिनिस्टर हो चाहे वो प्राइवेट मेंबर हो, जब भी कोई इंट्रोड्यूस करता है ना बिल को, तो उसकी ओरिजिनल शेप हमेशा बिगड़ जाती है, बिकॉज इट इज़ अ टीम गेम, नॉट अ वन मैन शो श्रेया। सबको खुश करना यहाँ पर चलना पड़ेगा। आप अपनी अपनी चलाकर यहाँ पर बिल को पास नहीं करवा सकते। एग्री? ठीक है। आप तो श्रेया मतलब मान लो कि विमेन सेफ्टी का कोई बिल है, आप तो उसके अंदर 2500 पॉइंट डाल दोगे। ऐसे तो ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। पता चला जब वो एक्ट बने तो उसके अंदर से 4 ही बातें निकल कर आए। हो सकता है ना, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि बाकी मेंबर्स उस चीज से एग्री नहीं करें। तो ये कंसिडरेशन। दूसरा, हाउस क्या कर सकता है? इट मे रेफर द बिल टू अ सिलेक्ट कमेटी ऑफ द हाउस। दोनों हाउसेस की ना कुछ कमिटीज होती हैं, क्योंकि अब देखो
जनरली हाउसेस क्या होते हैं, बिजी होते हैं जैद, है ना, हर एक बिल के ऊपर चर्चा नहीं हो सकती। अब क्योंकि सारे के सारे लोग एमपी हैं तो सबके पास श्रेय ये अधिकार तो है ही कि वो बिल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। भाई हर किसी को एक हुड़की मस्ती है अंदर से, एक फेमस होने का एक वो होता है कि भाई मैं अगर एमपी रहा हूँ तो कोई ऐसा बिल इंट्रोड्यूस कर दूँ जैद कि जिससे इतिहास में मेरा नाम हो जाए, हिंदुस्तान के पूरे संविधान के इतिहास में, है ना, कि इन्होंने ऐसा बिल इंट्रोड्यूस करा था जो जाके एक्ट बन गया। हर किसी को एक अंदर से चुल तो मस्ती है, लेकिन हाउस के पास इतना टाइम रहता नहीं है, तो जो कमिटीज़ होती है ना उनको दे दिया जाता है कि आप स्क्रूटनाइज कर लो इस बिल को। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, इस कमेटी में जो इसको स्क्रूटनाइज करने वाले लोग होते हैं वो कौन होते हैं? हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ना श्रेय वो टॉप ब्यूरोक्रेट्स होते हैं और आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, जो सेक्रेटरीज वगैरह होते हैं। अरे जो आप ना करियर के एंड में जाकर जब आप कलेक्टर वगैरह बन जाओगे, जब आगे बढ़ोगे ना, सेक्रेटरी वगैरह जब बन जाते हैं, तो हम लोग मंत्री के साथ काम करते हैं दिल्ली में आकर सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में। तो जब सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में काम करते हो तो कभी कभार आपको कमेटी का मेंबर बना लिया जाता है, और वो सीनियर मोस्ट मेंबर जो होते हैं उनको मतलब बना, सीनियर मोस्ट नहीं कहना चाहिए, समझ गए होगे आप, मतलब जिनको एक्सपीरियंस बहुत है अपने करियर का, मतलब जो कलेक्टर भी रहे हैं, एसडीएम भी रहे हैं, फिर आगे जाकर सेक्रेटरी बने, दिल्ली आए, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में 2-4 साल से काम कर रहे हैं, तो मंत्री उनको कुछ उठाकर ना अपने अपने जैसे डिफेंस मिनिस्टर जो होंगे वो अपनी जो कमिटीज होंगी डिफेंस वाली उसमें डाल देंगे आपको उठाकर, ठीक है। मतलब ये बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपका उनके साथ व्यवहार कैसा चल रहा है, और आप पढ़े लिखे कितने हो, आप उनकी नज़रों में ज्ञानी कितने हो, ऐसे ही होता है। क्योंकि जैद इसके लिए तो कोई एग्जाम और ये सब तो होते नहीं है, ये तो वही है कि जो सीनियर मोस्ट लेटर पे होगा वही बन जाएगा। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि श्रेया हम दोनों ने लबासना से ट्रेनिंग कंप्लीट करी और यहाँ पर जाके हमें कमेटी में डाल दिया जाएगा एकदम से पहले दिन ही, ऐसा तो नहीं हो सकता ये चीज़, ठीक है। मैं कह तो रहा हूँ वो मंत्री के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन कौन मतलब वो होंगे, और उनका एक अंदरूनी प्रक्रिया होती है। तो इट में रेफर, तीसरा ऑप्शन, इट में रेफर द बिल टू अ ज्वाइंट कमेटी ऑफ द टू हाउसेस। ज्वाइंट कमेटी भी होती है, जैसे एक सिलेक्ट कमेटी क्या होती है एक पर्टिकुलर हाउस की, यानी कि सिलेक्ट कमेटी लोकसभा की होगी। यहाँ पर मैं ऐसा तो नहीं कह सकता ना जैसे इसको प्लस राज्यसभा, या मेरे को क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ प्लस का साइन हटाकर और राज्यसभा, है ना। ज्वाइंट कमेटी के अंदर क्या होता है, लोकसभा प्लस राज्यसभा की डिफाइंड एक कमेटी होती है कॉमन, ठीक है, वो मिलके वो करती है। अगेन इसके अंदर भी वही लोग होते हैं, टॉप सेक्रेटरीज, आईएएस ऑफिसर्स वगैरह, कोई मंत्री भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अच्छा, अभी जो कमेटी सिस्टम है ना, अब ये अच्छे से दे नहीं रखा होता हमारे उसमें लक्ष्मीकांत वगैरह में, इसी के लिए मैं आपको कह रहा था प्रीवियस लेक्चर के अंदर श्रेया, जो गवर्नेंस वाला पार्ट है ये वहां से क्लियर होता है, समझ गए। उसके बाद चौथा ऑप्शन क्या है उसके पास, इट में सर्कुलेट द बिल टू एलिसिट पब्लिक ओपिनियन। एलिसिट का मतलब होता है टेक आउट या फिर गेन पब्लिक ओपिनियन। अब ये जो चौथी बात है ना, ये जो लक्ष्मीकांत का रट्टा मारते हैं ना लोग, इनको समझ में नहीं आती। सर्कुलेट द बिल टू एलिसिट पब्लिक ओपिनियन, इसका मतलब भाई ये बिल जनता के बीच में सर्कुलेट होना चाहिए तभी तो पब्लिक ओपिनियन आएगा। लेकिन श्रेया आज तक हम इतने बड़े हो गए हैं, हमारे घर कोई आया बेल बजाकर कि मैडम जी वो आपके उधर सांसद जो है ना उन्होंने एक बिल इंट्रोड्यूस करा था, जरा बता दो ऐसा ऐसा बिल का प्रोविजन है, आप क्या सोचते हो उसके बारे में, अपनी राय दे दो जरा, नहीं ना। अब ये क्या होता है, ये वाली प्रक्रिया होती है ऑनलाइन। मिनिस्ट्री की वेबसाइट्स पर जाकर इसको इंट्रोड्यूस करा जाता है एस ड्राफ्ट बिल। कुछ डेज की विंडो ओपन करी जाती है जिसके अंदर जनता की राय ली जाती है इन द फॉर्म ऑफ लाइक गूगल फॉर्म। देयर आर सम जर्नल क्वेश्चंस प्लस सम एमसीक्यू।
मेजॉरिटी लोगों के आंसर जिस भी फ्लो या फॉर्मेट में होते हैं वो मिनिस्ट्री या सरकार उसको कंसिडरेशन में लेती है। इससे एक चीज सुनिश्चित हो जाती है फिर कल को जब ये बिल एक्ट बनेगा, क्या कि हमने जनता को कॉन्फिडेंस में लेकर काम करा। दिक्कत भरी बात सिर्फ इसमें यही है, जैद, श्रेया और बाकी सबको सुनने वालों में लग रहा होगा सर जी ये तो कभी देखा ही नहीं, इसके लिए तो कभी हमने पार्टिसिपेट करा ही नहीं। इसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ ये है, इस इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करना चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए, जागरूक करना चाहिए एंड उनका क्या कहते हैं पार्टिसिपेशन मैक्सिमम लेवल पर इस चीज़ के अंदर इंश्योर करना चाहिए। सो डैट ये जो चौथा पॉइंट है मैं इसको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मानता हूँ, PSIR में बताऊंगा चलिए इसकी रेलेवेंस। इट हेल्प्स इन द प्रमोशन ऑफ हेल्दी एंड पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, ये चीज़ है। ठीक लगा ये वाला पॉइंट? अच्छे से समझ में आया कि पब्लिक ओपिनियन को कैसे लिया जाएगा? पूरा प्रोसीजर बता दिया मैंने आपको, ठीक है। तो श्रेया अगली बार जब ऐसा कोई फॉर्म भरो जाए तो मुझे भी बताना, ठीक है। हाँ ये आती है, वही तो आए तो मुझे भी बता रहा था, अभी तो कह रहा हूँ मैं बिल्कुल नहीं भरूंगा। तो ये वाली बात समझ में आ गई। इनमें से याद रखना एनी वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर एक्शन लिए जाएंगे, एनी वन, नॉट ऑल। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, 4 ऑप्शन है, उनमें से कोई एक चुना जाएगा हाउस के द्वारा, जनरल डिस्कशन, ठीक है, करते वक्त। नंबर 1 कंसिडरेशन में ले लो उसको इमीडिएटली या फिर किसी फिक्स डेट पर। दूसरा सिलेक्ट कमेटी को रेफर कर दो। तीसरा ज्वाइंट कमेटी को रेफर कर दो। चौथा ड्राफ्ट बिल बनाकर डाल दो, जनता की राय ले लो। जनता की राय से ये भी पता लग जाएगा हाउ मेनी पार्टीज आर इंटरेस्टेड वगैरह। अच्छा पता है एक और चालाकी होती है सर, अब हमें तो पता नहीं होता, हम खुद यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कभी हमने दिया ऐसा पोलिंग या कुछ करी है हमने? नहीं ना। तो पता है उस एमपी को क्या बोल दिया जाता है प्राइवेट मेंबर को, जनता का रिस्पॉन्स ही नहीं आया, देख लो कितना वाहियात बिल है तुम्हारा। अब समझ गए वो कंप्लेंट आपकी न्यूज़ वाली श्रेया, कि वो क्यों कंप्लेंट कर रहा था कि इतने सारे बिल मैंने दिए स्पीकर को, कंसिडरेशन में ही नहीं होते हैं। ये रीज़न होता है इसका। अब पता है स्पीकर तो या प्रिसाइडिंग ऑफिसर पूरा का पूरा हाउस तो ये कहता है सर जी 20 दिन तक पड़ा हुआ था हमारी साइट पर, वेबसाइट पर 20 दिन तक, या किसी भी एक विंडो पर 2 MCQ फुलफिल हो रखे हैं उसके अंदर, वो भी एक तुम्हारी बहन ने कर रखे, एक माँ ने कर रखे हैं। समझ रहे हो ना श्रेया फीलिंग्स को? तो अ सिलेक्ट कमेटी कंसिस्ट ऑफ, ये जो सिलेक्ट कमेटी की हम लोग बात करें इसके अंदर कौन कौन होता है? मेंबर्स ऑफ द हाउस, ठीक है, वेयर द बिल हैज ओरिजिनेटेड, एंड अ जॉइंट कमेटी कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। अगेन क्योंकि देखो अब आपको लग रहा होगा, अभी तो आप बता रहे थे कि IAS ऑफिसर और ये सब भी होते हैं यार। देखो जो डायरेक्शन देंगे ना तो उसके लिए ये मेंबर्स देंगे, इसमें ये मेंबर्स होते हैं। लेकिन आप एक बात बताओ ना जैद, ये सिलेक्ट कमेटी में जानते भी हैं गवार लोग, ये गवार मंत्री वगैरह के, इनको करना क्या है? नहीं ना। अब समझ गए? तो इनके लिए जो ज़रूरत होती है इन कमिटीज़ में ब्यूरोक्रेट्स की ज़रूरत होती है, और ब्यूरोक्रेट्स के लिए एक टर्म जान जाओ श्रेया, ब्यूरोक्रेट्स के लिए टर्म यूज होती है परमानेंट एग्जीक्यूटिव। जो पॉलिटिशियंस होते हैं इनको बोला जाता है
पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स। ठीक है, समझ में आया? और एक बात याद रखना, एग्जीक्यूटिव की डेफिनेशन के अंदर सिर्फ एग्जीक्यूटिव वर्ड की बात कर रहा हूं मैं। प्रेसिडेंट भी इसका पार्ट होता है क्या सर? बिल्कुल होता है। श्रेया क्यों होता है? उसके सिग्नेचर के बिना कुछ होगा नहीं। बिल्कुल। अब ये यहाँ पर चला गया, बिल हो गया, मतलब 4 ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन चुन लिया जाएगा स्टेज और जनरल डिस्कशन में। अब बात आती है कमेटी स्टेज की। अब क्या है, अगर इसमें से अगर हमने ऑप्शन ये चुन रखा था सेकंड या थर्ड, ठीक है, मेरी एक बात ध्यान से सुनना, बिल को कंसिडरेशन में अगर ले भी लिया गया है, अब इन्होंने ना फालतू में लिख रखा था स्टेज और जनरल डिस्कशन। अब मैं आपको रियल मुद्दे की बात बताता हूँ, सुनो मेरी बात। बिल को अगर कंसिडरेशन में ले भी लिया गया है हाउस के प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा, तो इतनी बात आप लोग याद रखना कि उसमें होता क्या, कंसिडरेशन में ले लिया गया है बिल को हाउस के द्वारा, ठीक है। अब अगर कंसिडरेशन में ले लिया गया है, हो सकता है कि उसके बाद पब्लिक ओपिनियन जानने के लिए एक ड्राफ्ट बिल जो है वो ऑनलाइन करके किसी भी वेबसाइट डिपार्टमेंट पे डाल दिया जाए, ओके। लेकिन उसके बाद ना, यहाँ पर लिखा हुआ था ना चारों में से एक ऑप्शन करा जा सकता है। ये वाली बात जो हो रही थी जैद श्रेया, वो डायरेक्टली हो रही थी कि डायरेक्टली कमेटी को दे दिया जाए, डायरेक्टली ज्वाइंट कमेटी को दे दिया जाए, सिलेक्ट कमेटी और ज्वाइंट कमेटी को। लेकिन जनरली होता क्या है, हाउस को ये लिखा हुआ था यहाँ पर एक कि एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 4 ऑप्शंस ये एक्शंस लिया जा सकता है, यानी कि चारों में से कोई भी एक। हमेशा जनरली प्रक्रिया पता है कैसे चलती है, लिखने को कुछ भी लिख दो, हमेशा बिल सबसे पहले कंसिडरेशन में आएगा, कंसिडरेशन में आया तभी तो एक्सेप्ट हुआ ना आगे कुछ भी कैरी करने के लिए। उसके बाद पब्लिक ओपिनियन आजकल यही जाता है, क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी आज के समय में एक चीज़ से सफ़र कर रही है, पार्टिसिपेशन से। तो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को इंश्योर करने के लिए अब आप एक बार बताओ, अगर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 4 एक्शन लिए जाते हैं और कमेटी वाला ऑप्शन अगर नहीं होता, तो ये सेकंड स्टेज कैसे बन गई है? यानी कि डेफिनेटली कमेटी को तो दी ही जाते हैं बिल। मेरी बात समझ रहे हो? कमेटी को दे ही जाएंगे। तो यूजुअल प्रैक्टिस क्या है कि जो बिल है इट इज़ रेफर टू द सिलेक्ट कमेटी ऑफ द हाउस। तो इससे बोलो हरामखोर तू ऊपर फिर ये क्यों बात कर रहा था कि चारों में से कोई भी एक ऑप्शन चुना जाएगा? कमेटी को तो वैसे भी जाना है, तुम डायरेक्टली मत तो बाद में तो वैसे ही जाएगा वो। क्यों? अब इसका एक रीज़न बताता हूँ मैं आपको श्रेया जैद। ये रीज़न ये है इसका, कमेटी जो है वो एग्जामिन करती है बिल को थॉरोली और डिटेल में, क्लॉज बाय क्लॉज, यानी कि उसके अंदर मान लो 170 पॉइंट्स लिखे हुए थे, एक एक पॉइंट को डिस्कस करा जाता है कमेटी के द्वारा। लेकिन अब ये चीज़ ना नेशनल टेलीविजन पे हाईलाइट नहीं होती है, ऊपर से जनरल डिस्कशन करके यहाँ तक तो लोकसभा राज्यसभा की जो वीडियो होगी लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी पे आ जाएगी, न्यूज़ में कोई मुद्दा बन जाएगा, इस तरह का बिल आया, ये आया, वो है, इससे ये हो जाएगा, इससे फ़ायदा होगा, इससे नुकसान होगा, ऐसे क्रिटिसाइज करा, उन मंत्री ने उन एमपी को ये बोला, उसने ऐसे मजाक उड़ाया, वो सारी बातें हो जाएंगी। लेकिन जैसे ही कमेटी को दिया जाएगा, कमेटी भाई वर्ड टू वर्ड उसका एनालिसिस करके खोद के निकालेगी उसको। एंड इसके लिए कमेटी को टाइम लग सकता है, चाहे 1 हफ्ता, चाहे 5 साल, चाहे 10 साल। इसलिए बहुत सारे बिल लटके रह जाते हैं पूरे के पूरे 10 साल। हालांकि मैंने ज़्यादा बोल दिया, लेकिन आप समझ रहे हो कि हमारी डेमोक्रेसी में चीज़ें ज़्यादा कैसे वर्क करती हैं। 10 भी अगर मैं बोलूँ तो फिर मैं कोई एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, लग सकते हैं भाई आराम से। अब देखो वही वाली बात है, बहुत सारी चीज़ें श्रेया मान लो आपने 170 पॉइंट लिख कर दिए थे, लेकिन वो चीज़ें सही नहीं बैठ रही ना देश में लागू करने के लिए, तो इट कैन ऑल्सो अमेंड इट्स प्रोविजन बट विदाउट ऑल्टरिंग द प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग इट। अगर आपके प्रिंसिपल्स सही हैं, अगर आप जो मकसद जो बात कहना चाहते हो वो आपने कही है, बस उसकी टोन खराब हो गई, तो बस उसके प्रोविजंस को अमेंड कर दिया जाएगा। लेकिन वो जो जिस प्रिंसिपल्स को आधार बनाकर अपनी बात कही है आपने, तो कमेटी आपको बुला लेगी कि आप इसी जगह कोई और पॉइंट डाल दो, कोई लैंग्वेज चेंज करो ज़रा इसकी। अब एक बार ये पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो गई स्क्रूटनाइज करने की और डिस्कशन करने की,
कमेटी दोबारा हाउस को बिल भेजती है कि लो हमने इसे, जो ये पूरा का पूरा जो कचरा था, इसका बढ़िया सा हमने एक मॉडल प्रेजेंटेशन बनाकर इस क्लटर को हमने ऑर्गेनाइज कर दिया पूरा का पूरा, अब ले लो उसको। अब मुझे एक बार बताओ, इसमें लिखा हुआ था कमेटी के अंदर सिलेक्ट कमेटी है तो उसके अंदर मेंबर्स उसी हाउस के होंगे, जॉइंट कमेटी है तो दोनों हाउसेस से होंगे। क्या ये क्लटर को साफ करना बिल का या फिर उसकी पूरे के पूरे एक फॉर्मेट जो है वो बनाना, ये अकेला काम सिर्फ एमपी या मंत्री कर सकते हैं क्या? बताओ जरा। नहीं चाहिए पड़ेंगे हम इसके लिए ईश्वर या परमानेंट एग्जीक्यूटिव? बिल्कुल। फिर बात आती है कंसिडरेशन स्टेज की। अभी कंसिडरेशन स्टेज कौन सी वाली है? ये वो वाली नहीं है जो पहली बार कंसिडर करा गया था। अब जब वापस मिला है ना बिल, उसके बाद की कंसिडरेशन की स्टेज है। यार मैंने आपको एक कॉपी दी कि लो ज़रा श्रेया इसको करेक्ट करके वापस दो, ये वाला पैराग्राफ ठीक नहीं है, दोबारा लिख कर दो आप मुझे ज़रा। आपने दोबारा दी, अब मैं चेक कर रहा हूँ उसे, तो दोबारा कंसिडर कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ मैं आपकी कॉपी को? ये चीज़ है। तो द हाउस आफ्टर रिसीविंग द बिल फ्रॉम द सिलेक्ट कमिटी कंसिडर्स द प्रोविजन ऑफ द बिल क्लॉज बाय क्लॉज। यानी कि इससे ये बात निकल कर आती है जैद, ये क्वेश्चन बन सकता है श्रेया, मैं सर बता रहा हूँ कि सिलेक्ट कमेटी के द्वारा जब ये पूरे के पूरे बिल को, उसके क्लटर को ऑर्गेनाइज करा गया है, क्या हाउस के लिए ये मैंडेटरी है कि सिलेक्ट कमेटी की बात को बिल्कुल ऐसा मान लिया जाएगा, क्या फिर जो हाउस है वो क्लॉज बाय क्लॉज मतलब खुद से कुछ नहीं कर सकता क्या? सिलेक्ट कमेटी ने, देखो ना, कमेटी को इसलिए दिया गया था कि बिल को ऑर्गेनाइज करके दो अच्छे से, है ना। लेकिन द हाउस आफ्टर रिसीविंग द बिल फ्रॉम द सिलेक्ट कमेटी कंसिडर्स द प्रोविजन ऑफ द बिल क्लॉज बाय क्लॉज। एक और बार देखता है वो अच्छे से। तो हर एक जो क्लॉज होता है इट इज डिस्कस्ड एंड वोटेड अपॉन सेपरेटली, एक एक बात। अब देखो जिसके ऊपर वोटिंग नहीं हो रही है उसको बिल की लाइन से ड्रॉप कर दिया जाएगा। अब ये हो सकता है 170 में से सिर्फ 17 बातें आपकी मानी गई हो, बाकी सारी की सारी ड्रॉप कर दी गई हो क्योंकि उसके ऊपर वोटिंग ही नहीं हो सकी, पास ही नहीं हो सका वो, राइट। दूसरे जो मेंबर्स हैं, क्योंकि इसके ऊपर हो सकता है ना कि आपके ओरिजिनल जो 170 पॉइंट्स थे श्रेया, उसके ऊपर कुछ ना कुछ अमेंडमेंट मूव कर दें, एंड अगर वो एक्सेप्ट हो जाए तो वो ओरिजिनल जो आपने बातें कही थी वो बिल से निकाल कर फेंकनी पड़े हमें, एंड कुछ अमेंडेड बातें बिल के अंदर डालनी पड़े जो कि बिल का पार्ट बन जाए आगे चलकर। मैंने अभी बोला था ना अभी आपको कुछ टाइम पहले कि आपका ओरिजिनल बिल जरूरी नहीं है कि वो जो आपने लिखा है जिस मकसद के साथ दिया है वो वर्ड टू वर्ड, शब्द टू शब्द वही चीज़ें लिखी जाएंगी उसके अंदर। बहुत सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं, है ना। अब आप करवाना कुछ और चाह रहे थे, एक पॉइंट को लागू करवाना चाह रहे थे, लेकिन हो सकता है वो हुआ ही ना हो। तो सामने वाले जो मेंबर्स हैं उनके हाउस में, उनको समझाना, उनको कन्विंस करना भी एक चुनौतीपूर्वक काम होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं थर्ड रीडिंग की। सेकंड रीडिंग तक समझ में आ गया अच्छे से? बताओ कोई दिक्कत है? थर्ड रीडिंग, इस स्टेज पे डिबेट सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर चलती है। अब तो देखो ना सेकेंड स्टेज के अंदर अच्छे से डिबेट डिस्कशन हो चुकी है ना, कमेटी वगैरह को दिया गया, उसके बाद दोबारा डिबेट एंड डिस्कशन हुई, वोटिंग वगैरह भी हो गई, एक एक क्लॉज बाय क्लॉज करके एक्सेप्ट भी कर लिया गया। क्लॉज बाय क्लॉज का मतलब समझ गए ना। मैं फिर से बोलता रहा हूँ कि अगर आपने 5 लाइनें डाल रखी हैं इस बिल के अंदर, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये 4 5, हो सकता है इन 3 के ऊपर बाकी मेंबर्स को आपत्ति, उसको ड्रॉप करना पड़े, इन 2 को एक्सेप्ट कर लिया जाए, अमेंडमेंट के थ्रू कुछ और 4 नए पॉइंट को ऐड कर लिया जाए। समझ गए? ये होता है क्लॉज बाय क्लॉज। इस स्टेज पे डिबेट जो है इट इज कन्फाइंड टू द एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ द बिल एज अ होल। एक तो क्लॉज बाय क्लॉज हो गया। अब पूरे बिल के ऊपर ओवरऑल एक तरीके से काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि हाउस का ओपिनियन लिया जाएगा। समझ रहे हो? और यहां पर जितनी अमेंडमेंट जो थी ना वो सेकंड स्टेज के अंदर प्रपोज करी जा चुकी है। इस स्टेज के अंदर कोई अमेंडमेंट अलाउड नहीं है। जो मेंबर्स को ये बोला जाता है कि भैया जो आपको करना था, जो भी बताना था, वो कंसिडरेशन स्टेज के अंदर जो सेकंड रीडिंग वाली स्टेज थी आप उसके अंदर बता सकते थे। थर्ड रीडिंग के अंदर ये चीज़ अलाउड नहीं है। अब चेंजेस नहीं होंगे बिल के अंदर। क्यों? क्योंकि जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं जो कि बिल के अंदर है, दे हैव ऑलरेडी बीन स्क्रूटनाइज्ड ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ सेकंड रीडिंग। बार बार थोड़ी ना होगा उनका कि नहीं सर जी मेरी बात मान लो, मैं उस टाइम पर ये बताना भूल गया था। अब कुछ नहीं हो सकता।
अगर मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर जो कि प्रेजेंट हैं उस टाइम पर और जो वोट कर रहे हैं, प्रेजेंट एंड वोटिंग का मतलब क्या होता है, टोटल लोकसभा की स्ट्रेंथ हो सकती है 550 हो, लेकिन जो मेंबर्स हैं वो सिर्फ 295 ही प्रेजेंट हो। अभी जो प्रेजेंट है, ज़रूरी तो नहीं ना कि सारे के सारे लोग वोट करें। ये कंपलसरी होता है कि आपको वोट डालना ही डालना है, बताओ। आप वोटिंग से एब्सेंट भी तो हो सकते हो, यानी कि आपको नहीं डालना किसी के लिए भी वोट। मैं तो नहीं, मैं उधर बैठा हूं लेकिन मैं नहीं डाल रहा वोट, ठीक है। तो इफ द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग एक्सेप्ट द बिल, बिल को ऐसा माना जाता है इट इज पास बाय द हाउस। अब ये हो सकता है कि प्रेजेंट तो हो लेकिन ये वोट उसके अगेंस्ट में करते हैं, तो वो बिल पास नहीं होगा। अगर बिल पास हो जाता है, मान लो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, इसको हम लोग क्या कहेंगे जैद, सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी? सिंपल मेजॉरिटी। तो बिल जो है इट इज ऑथेंटिकेटेड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। ऑथेंटिकेट का मतलब क्या है, स्पीकर उस पर थप्पा लगा देगा। अगर ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ था, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ था, तो चेयरमैन इस पर अपना थप्पा लगा देगा, ठीक है। एंड ये दूसरे हाउस को ट्रांसमिट कर दिया जाता है फॉर द कंसिडरेशन एंड अप्रूवल। और अगर हम लोग ये बोल रहे हैं, देखो अगर आपको ये बोलना है कि ये बिल लोकसभा से पास हो गया, तो यानी कि आप क्या कहना चाह रहे हो कि राज्यसभा से भी पास हो गया है। अगर आप ये कह रहे हो कि एक बिल राज्यसभा से पास हो गया, तो क्या ये लोकसभा से भी पास हो गया है? नहीं ना। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आप ये कह रहे हो कि एक पर्टिकुलर बिल पार्लियामेंट से पास हो गया, तो क्या मैं कह सकता हूं कि लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों हाउसेस से पास हो गया? तो देखो लिखा गया यहां पर, एक बिल को ऐसा माना जाएगा, इट इज डीम्ड टू हैव बीन पास बाय द पार्लियामेंट ओनली व्हेन बोथ द हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा, हैव एग्री टू इट। चाहे हो सकता है उसके अंदर अमेंडमेंट करे गए हो या फिर नहीं भी करे गए हो, लेकिन दोनों हाउसेस में ये चीज होना जरूरी है। बिल इन द सेकेंड हाउस के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ये वही चीज़ है कि आपको पता लग, मतलब जो पहले हाउस के अंदर जो चीज़ हुई थी ना, पूरी की पूरी प्रक्रिया, वो सेम प्रक्रिया सेकेंड हाउस के अंदर होती है, ठीक है। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।